श्री चंद्रशेखर। सभापति जी, We will call you. Your name is here. मैं सरकार के लिए और विशेष करके विदेश मंत्री जी के लिए सहानुभूति प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत केवल एक ही है कि जिस भाषा का उपयोग पाकिस्तान के जनरल कर रहे थे उस भाषा में नहीं, लेकिन अपने विचारों को उसी स्पष्टता से रखने में वो और उनके प्रधानमंत्री असफल रहे। बार बार हमसे ये कहा गया कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो आज़ादी की लड़ाई है। हम नहीं समझ पाए कि क्यों नहीं हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बताया उनको कि आज़ादी की लड़ाई कश्मीर में 1947 में हुई थी। जब देश को बांटा गया था धर्म के नाम पर, तो कश्मीर के लोगों ने जिन्ना साहब के पाकिस्तान में जाना स्वीकार नहीं किया, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान में आना स्वीकार किया था। वो आज़ादी की लड़ाई शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुई थी और उस लड़ाई के कारण ही आज कश्मीर भारत का अंग है। मुशर्रफ साहब को, जनरल साहब को उस लड़ाई का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हम कम से कम ये आशा करते थे कि भारत का जो प्रतिनिधिमंडल था उनको इस बात की याद दिलाता। उस बात की याद नहीं दिलाई गई और आज वही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी हमें बार बार ये कहते हैं किसी तरह समझौता कर लीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस समय देश को दो हिस्सों में बांटने के लिए भी यहाँ पर अपनी तीर चलाए थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कश्मीर का मामला या हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला इतना साधारण नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ दादा की बात से अपने को सहमत नहीं हो पाता। क्या हो गया है विरोधी पार्टियों को? सरकार के बारे में मैं कुछ कहूँ उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, किस आधार पर आप लोग गए थे बात करने के लिए? किस आधार पर आप गए थे मुशर्रफ साहब की चाय में हिस्सा लेने के लिए? किस आधार पर आप गए थे इस उम्मीद को लेकर के कि इससे कोई बड़ा फैसला होगा, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे? मैं मुशर्रफ साहब की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि एक शब्द ही इन्होंने आगरा में वो नहीं कहा जो उसके पहले वो पाकिस्तान में नहीं कह चुके थे। जो बात उन्होंने इस्लामाबाद में कही वही बात आगरा में कही, लौट करके गए तो वहाँ से जा कर के भी फिर उन्हीं बातों को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था हम कश्मीर के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। किस आधार पर विरोधी दल के नेताओं ने ये सलाह दी थी जसवंत जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि आप दूसरे सवालों पर भी चर्चा कीजिए? और मैं नहीं समझता किस आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे विदेश मंत्री जी ने देश के को ये सपना दिखाया था कि और सवालों पर भी चर्चा होगी, कश्मीर का भी सवाल हम उठाएंगे। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि बार बार जनरल साहब ने इस बात को सारी दुनिया के सामने कहा और वो इस हद तक गए कि हमें तो निमंत्रण इसलिए मिला है कि कोई बाहरी देश हमारे देश को मजबूर कर रहा है इस न्योता को देने के लिए। इसके बावजूद भी हम गए, हम उनको निमंत्रण दिए। और निमंत्रण भी किन परिस्थितियों में दिए? इससे पहले सार्क की 2 बार मीटिंगें स्थगित हो गई थी या 3 बार। सार्क को बनाने के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जब सारी दुनिया में आंचलिक सहयोग की बात चल रही थी, जब यूरोप के देश एक हो रहे थे, जब मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका एक हो रहे थे, जब एशियान के देश मिल कर के आपस में सहयोग बढ़ा रहे थे, उस समय हमने सार्क की स्थापना की थी। सार्क का एक ऐसा फोरम था जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जनरल साहब से मिल सकते थे बिना किसी होल लेके, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी अपमान के हम उसको कर सकते थे। उस समय हमें ये कहा गया कि हम जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोकशाही में विश्वास करने वाले लोग हैं, किसी अधिनायक के साथ हम नहीं बैठ सकते। इसके पहले भी सार्क की मीटिंगों में बहुत से लोग गए थे, कई लोग गए थे जिन्होंने जनरल्स के साथ बात की थी। मैं उन घटनाओं को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं समझता। मणिशंकर अय्यर जी कभी साथ गए होंगे पाकिस्तान के जनरल के साथ,
और बांग्लादेश के जनरल के साथ तो मैं ही बैठ कर के बात किया था। एक ऊंचे आदर्शों की बात हमारे प्रधानमंत्री ने की, हमारे देश के लोगों ने बड़ी तारीफ की। हमारे समाचार पत्रों ने ये कहा कि इतना बड़ा जनतंत्र का हिमायती प्रधानमंत्री, अचानक एक दिन कहा गया कि जनरल साहब को निमंत्रण दे दिया गया और निमंत्रण देने के बाद विरोधी पार्टियों को बुला लिया गया और इन लोगों ने भी कहा बड़ा भारी काम हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। नहीं, जो भी गया हो, सर आप नहीं गए, हम नहीं गए, अब तो जो भी गए हो, एक नई शुरुआत विदेश नीति में हो रही है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बदलने के लिए एक नया कदम उठाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि सपना कहाँ से दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो भी जनरल साहब कह रहे थे इस्लामाबाद से, जो भी वहाँ के अखबारों में छप रहा था, जो भी उनकी भाव भंगिमा थी, जिस तरह की बातें वो चला रहे थे, उससे स्पष्ट था कि वो कश्मीर के सवाल को उठाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी भी हमारे मन में शंका थी कि लोगों की कुर्बानी के बाद, लोगों के बलिदान के बाद, शेख अब्दुल्ला के प्रयास के बाद जिस कश्मीर ने हमारे देश में आना स्वीकार किया था, उस कश्मीर के सवाल को हम नज़रअंदाज कर देंगे अपनी दृष्टि से? याद रखिए, कश्मीर हमारे लिए कोई ज़मीन का सवाल नहीं है। कश्मीर हमारे लिए मौलिक सिद्धांतों का, मौलिक आदर्शों का सवाल है। कश्मीर ही एक ऐसा इलाका है जिसके कारण हम ये कह सके कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सेकुलरिज्म हजारों वर्षों से हमारे देश की जो परंपरा रही है कि मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान खुदा तो ये कही है, मंजिल जब एक है तो कौन राही किस राह से वहाँ पहुँचेगा। इसके लिए हम झगड़ा नहीं करेंगे। और ये बात साबित किया था कश्मीर के लोगों ने, ये बात साबित की थी शेख अब्दुल्ला ने, ये साबित की थी बात 1947 के उस लड़ाई के दिनों में। और इसीलिए उसके बाद जो संविधान बना उसमें हमने 370 को स्वीकार किया। लेकिन ये बात क्यों नहीं कही, ये बात क्यों नहीं समझाई गई, दुनिया के सामने इन सवालों को क्यों नहीं रखा गया? जो जनरल साहब के स्वागत में हम इतने प्रफुल्लित थे कि समझते थे कि हमारे पास तो कहने को कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मुशर्रफ साहब के ही बात के सामने कहने को है। बड़ी चर्चा होती है सुषमा स्वराज की, और कहा जाता है कि ये कैसे बिना बुलाए चली गई, कैसे उन्होंने निमंत्रण बिना जाके कोई बयान दिया। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, जब समाचार पत्रों के लोगों ने मुझसे पूछा सुषमा स्वराज बिना बुलाए गई थी या निमंत्रण पर गई थी, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन सुषमा स्वराज इस देश की एक प्रवक्ता थी, वो मुशर्रफ साहब की प्रवक्ता नहीं थी। और उन्होंने जो बयान दिया उसमें सच्चाई कितनी थी मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने देश की गरिमा को, गौरव को, देश की मान मर्यादा को बचाने का काम किया। और मैंने उस समय अखबारों में इसका बयान दिया। उनका मजाक बना लीजिए। अगर कोई बात सच कोई कहे, अगर जनरल टिप्पणी सैल्यूट नहीं करता है, हमारे लोगों को अनुशासन की कमी दिखाई पड़ती है, लेकिन हम वो दिन भूल जाते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री के जाने पर वहाँ के तीनों जनरल्स और यही मुशर्रफ साहब वहाँ पर आना मंजूर नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ समझौते हों, मैं चाहता हूँ आपसी बातचीत हो, लेकिन बातचीत करते समय हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अपने को नीचे झुका करके, अपने को, अपनी गरिमा को घटा करके हम कोई बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत जब दो देशों के बीच में होती है तो हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उधर क्या लोग सोच रहे हैं। हमने एटम बम बनाया, अणु बम बनाया, बड़ी खुशियाँ मनाई गई। हमारे जो आज बड़े प्रबल मंत्री हैं, जो हर समय सरकार की कमजोरी को, हम तो आपकी कमजोरी नहीं देखते, जो कमजोरी को देख करके आपको बल देने का काम करते हैं, उन्होंने तो इतना कहा था हम प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स अब करेंगे, कश्मीर में हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 5-7 दिन के बाद हमने अकेले ही संसद में कहा था ये बड़ा अपराध हो रहा है हमारे देश की जनता के साथ, इस क्षेत्र की जनता के साथ, पाकिस्तान की जनता के साथ। हमने कहा अणु बम सुरक्षा का हथियार नहीं, ये आक्रमण का हथियार है, ये अपने देश में नहीं इस्तेमाल हो सकता, ये दूसरे देश में इस्तेमाल होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आप लाहौर पर बम गिराएंगे तो अमृतसर का क्या होगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी, पता नहीं जसवंत सिंह ने आपको सलाह दी कि किसने सलाह दी, आप बस लेकर के लाहौर चले गए और अखबारों में छपा, जवाहरलाल जी को भी पीछे छोड़ दिया आप।
शांति का पैगाम लेकर के, बिना किसी संकोच के आप लाहौर चले गए। मैंने कहा है खतरनाक खेल है, इसी संसद में मैंने कहा है, आज नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा लाहौर जा कर के आपने खतरा मोल लिया है, कहीं हमारी हालत कुछ हो कि न हो, कहीं हमें और ख़तरनाक ही स्थिति का सामना न करना पड़े। मैं नहीं जानता था 3 महीने के अंदर कारगिल हो जाएगा। और कारगिल में आप याद रखिए, बड़ा हम लोगों ने उत्साह के साथ हमने शहीदों की शहादत के ऊपर गर्व किया, अभिमान किया, उनको श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाए। लेकिन सभापति जी क्या नतीजा निकला? आज नहीं, इसी संसद के केंद्रीय कक्ष में विदेश का एक राष्ट्रपति आता है, कहता है कि आपकी वजह से फौजें वापस नहीं गई, ये फौजें वापस करने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी थी। उस समय भी क्षमा कीजिएगा, सरकार की तो शायद मजबूरी थी उनका स्वागत करने की, विरोधी पक्ष को उसकी दावत में जाने के लिए होड़ लगाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी समझ में बातें नहीं आती। क्योंकि जब हमें बात करते हैं, अभी दादा से मैं सहमत हूँ, सोमनाथ चटर्जी से, विदेशी नीति में केवल एक पार्टी का सवाल नहीं, राष्ट्र की मर्यादा का सवाल होता है। राष्ट्र की मर्यादा का सवाल हम किस तरह निभा रहे हैं? अचानक एक दिन खबर मिली कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग वहाँ के जो क्या कहते हैं हाई कमिश्नर को, उच्चायुक्त की दावत में चाय में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने हुर्रियत को निमंत्रण दे रखा है। कोई किसी चाय में किसको बुलाए, इसको क्यों अपना एक इशू बनाया गया, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। विरोधी पार्टियों के लोगों ने कहा हम नहीं जाएंगे। शिवराज जी आपकी पार्टी ने कहा अगर उनका एक भी प्रतिनिधि जाएगा तो हमारा भी एक प्रतिनिधि जाएगा। ये बात जब समझ में आई तो एनडीए के हमारे मित्रों ने सोचा शायद दुनिया की नज़रों में हम पीछे न रह जाएं, तो एनडीए ने कहा हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे तो विरोधी पार्टियों ने कहा अब हम जरूर जाएंगे। क्या यही एकता है? क्या ही विदेश नीति में एक तरह से सोचने की बात है? जिस समय हुर्रियत के लोगों से मिल रहे थे जनरल साहब, उस समय हमारे विरोधी दल के प्रमुख नेता कॉरिडोर में बैठे इंतजार कर रहे थे कि उनको भी एक बार मिलने का मौका मिल जाए। टीवी पर ये दिखाया गया। क्या भारत की एकता के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के मर्यादा के लिए उस समय हमारे दिल में कभी एहसास हुआ या नहीं हुआ? मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी, इन बातों को हम इसलिए कह रहे हैं कि हम सब लोग एक ही तरह के हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। हमने जब बम बनाया तो भी हमारे ही परिवार के हैं, 5 की जगह पर 6 फोड़ दिया। तो आपके सहयोगी मित्र आज लड़ाई की बात नहीं करते, आज लड़ाई की बात दूसरी जगहों पर होते हैं। मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर आपको एक गलत सलाह दी जा रही है। अभी सोमनाथ जी जब बोल रहे थे मैं अवाक रह गया उनकी बात को सुनते हुए। कहा जरूर जाइए, इस रिश्ते को कायम रखिए। हमारे मित्र जसवंत जी बड़े आशावादी, आशावादिता में वो फिर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयारियां कर रहे होंगे, कह रहे होंगे जाओ। हम भी मानते हैं बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन बातचीत जसवंत जी जब तक करें मुझे कोई एतराज़ नहीं, जब तक हमारे विदेश सचिव करें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद ले जाने के पहले 100 बार सोच करके जाइएगा, कहीं आगरा से बुरी बात आपके लिए न हो जाए। ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं, हम बातचीत के लिए हमेशा समझते हैं देश को तैयार रहना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इसलिए कि हमने कह दिया है, और प्रधानमंत्री जी आपने बड़ी उदारता बस न्योता स्वीकार भी कर लिया है। उदारता वाली बात उदार लोगों के साथ चलती है। सठे साठ्यम समाचरे, सठ के साथ उदारता नहीं चलती। हम नहीं कहते लड़ाई कीजिए, हम नहीं कहते झगड़ा कीजिए, लेकिन कभी ऐसा न हो कि दुनिया के लोग समझें हम उतावले हैं इस बात के लिए कि किसी तरह से समझौता हो जाए। समझौता किस बात पर हो? पाकिस्तान के जनरल साहब, पहले के नेता शायद पाकिस्तान के बात इस कड़ाई से नहीं कहते थे कि कश्मीर अकेला मुद्दा है जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, और मुद्दे तो सारे गौड़ हैं। आगरा में बैठ कर के अपनी भाषण में संपादकों के बीच उन्होंने जो कुछ कहा हमने भी उसको सुना था, और उसके बाद भी आपको आशा लगी हुई थी कि कोई ना कोई समझौते की राह निकल जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विदेश मंत्री जी, उनकी भाषण को
कैसे आपने सीधे प्रसारण होने की अनुमति दी? कहाँ गया था आपका खुफिया विभाग? कहाँ गए थे आपके इंफॉर्मेशन के सुषमा जी? आपका विभाग क्या कर रहा था? आपको पता भी नहीं चला। और वो सारा भाषण सीधे सारी दुनिया को ब्रॉडकास्ट हो रहा था। हम चुपचाप बेबस, जैसा सोमदा ने कहा, अगर एक पत्रकार महोदय नहीं कोशिश करते तो शायद आपके दूरदर्शन को उसकी कापी भी नहीं मिलती। ये हालत कहाँ से पहुँच गई? सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये हालत है। इस हालत में हम एक ऐसे पड़ोसी से संपर्क करना चाहते हैं जिस पड़ोसी के इरादे साफ नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपने बड़ी उदारता से उनको न्योता दे दिया। न्योता देने के बाद उन्होंने तुरंत क्या काम किया? और आपने पहले कहा था ये चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, इनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन और दूसरी तरफ आतंकवाद की छोड़ दीजिए, वो तो उनके न रोके रुकेगा न चलेगा, और हम ही लोग रोकेंगे। और हम इतने असमर्थ नहीं हैं कि उसको रोक नहीं सकते हम उस बात को। उसके लिए उनसे हम निवेदन करना इस देश के सम्मान के खिलाफ समझते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान चाहे और हम रोकना चाहें तो आतंकवाद इस देश का नहीं रुकेगा। ये हमारे कमजोरी की निशानी है, इसके अलावा और कोई नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ कठिनाइयाँ जरूर होंगी, कठोर निर्णय लेने होंगे, अप्रिय बातें करनी होगी, लेकिन क्या इतना असमर्थ है ये देश कि पाकिस्तान या दुनिया का कोई दूसरा देश आके हमारे देश में हिंसा का माहौल बनाए और हम चुपचाप उसको सहन करते रहें? लेकिन अजीब हालत है। वहाँ पर हम कहाँ चले गए थे जब ये बात हुई? जो न्योता गया उसके 4-6 दिन के अंदर उन्होंने अपने को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। और ये हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि आज अकेले हिंदुस्तान है जो उनको प्रेसिडेंट मानता है। वहाँ का चीफ जस्टिस, वहाँ की न्यायपालिका नहीं मानती, वहाँ की विरोधी पार्टियाँ नहीं मानती, दुनिया के देश उनको प्रेसिडेंट नहीं मानते। और यही नहीं, भूल प्रधानमंत्री जी करने के लिए आप भी मजबूर थे। पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से, मुझे अवधि नहीं मालूम, कभी हुर्रियत से बात, कभी हिजबुल मुजाहिदीन से बात, पाके वहाँ कश्मीर के मुख्यमंत्री से बिना सलाह किए हुए, बिना बात किए हुए आप इन लोगों से को न्योता देते हैं। नकाब पोस्ट लोगों के साथ हमारा गृह सचिव अपना फोटो खिंचवाता है। क्या ये हमारी कमजोरी का द्योतक नहीं था? इस सारी कमजोरियों के बावजूद आप समझते थे कि वो जनरल जो कारगिल के लिए जिम्मेदार है, वो जनरल आपसे समझौता कर लेगा। आज फिर अगर कोई आपके मन में मोह हो तो उस मोह को ट्रांसफ़र कर दीजिए जसवंत सिंह के पास, अपने पास मत रखिएगा। ज़रूरत पड़े तो सुषमा जी को साथ भेज दीजिए, आप मत जाइएगा। वो लोग इस भाषा को जो समझते हैं वो भाषा दूसरी है, वो भाषा छल कपट की है। छल कपट मैं इसलिए कह रहा हूँ, कूटनीति का मुझे दूसरा अर्थ नहीं मालूम है। छल कपट इसलिए कह रहा हूँ, कूटनीति की भाषा जो लोग जानते हैं। सुषमा जी कूटनीति की दक्ष तो नहीं है, लेकिन एक तीर जरूर ऐसा चलाया कि जनरल साहब उससे व्यथित हो गए। मुझे इससे प्रसन्नता है कम से कम। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत सोच समझ के, दादा बहुत आप नेक सलाह देते हैं, मैं आपके नेतृत्व को मानता हूं। कृपा करके इस सरकार को और गलत रास्ते पर चलने के लिए आप कोशिश मत कीजिए। इनको ये मत कहिए कि चले जाइए, बड़ा अच्छा काम है। नहीं जा रहे हैं, हम नहीं सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी जाएंगे। पहले भी मुझे नहीं सवाल था, लेकिन हमारी तो कभी बातचीत, हमने एक दिन तो इनकी स्वास्थ्य के बारे में पूछने गया, तब इन्होंने हमको जो कहा था वो कहूँगा नहीं यहाँ पर। उस दिन तो हमको बड़ी आशा बांधी थी कि प्रधानमंत्री जी ठीक राह पर हैं, लेकिन पता नहीं किसका असर पड़ा। वहाँ आगरा में जाके बिल्कुल बदल गए। आगरा में जाके ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मत इस जनरल के चक्कर में पड़िएगा। मैं और बातें नहीं कहना चाहता। इस सवाल पर मैं कोई भेद नहीं पैदा करना चाहता, कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन भूल शुरू से आप कर रहे हैं। चाहे आतंकवादियों से किसी तरह बात करने की कोशिश और किसी तरह मुशर्रफ साहब को बुला करके शांति दूत बनने की कोशिश, ये दोनों नाकामयाब होने वाली है। ये दोनों देश को विनाश की ओर ले जाएगी। सभापति जी, मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी आगरा से सबक लेंगे और उसी भूल को फिर नहीं दोहराएंगे। श्री के. येरा नायडू।